सेकंड ईयर के बच्चों, ये हमारा मानव भूगोल कंप्लीट हो चुका है और संसाधन भूगोल का भी मैं एक परिचय वाला और परिभाषाओं वाला वीडियो डाल चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाओं की ही नेक्स्ट में। तो मैं डॉक्टर सुमन सिंह, बाबू शुभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में सहाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम चर्चा करेंगे संसाधन भूगोल की परिभाषा पर। संसाधन भूगोल को संसाधनों का भूगोल भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के तल पर संसाधनों के वितरण, उपयोग, समस्याओं, प्रबंधन आदि सब कुछ संबंधित हैं संसाधन भूगोल से। संसाधन भूगोल की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर मैंने लिखी है। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के विद्वान प्रोफेसर जगदीश सिंह के शब्दों में संसाधन भूगोल विभिन्न तत्वों की संसाधनता, उनका क्षेत्रीय वितरण, प्रतिरूप, उनके भूवैज्ञानिक संगठन में महत्व तथा पर्यावरण संतुलन एवं मानव विकास में अंशदान का अध्ययन करता है। अब ऐसे तो आपको ये परिभाषा काफ़ी लग रहा होगा कि इसमें क्या क्या है, लेकिन इसमें बहुत सिंपल बात ये है कि संसाधन भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो संसाधन भूगोल में तत्वों की संसाधनता, यानी जो जो संसाधन के तत्व हैं उन सबको पढ़ेंगे। फिर वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी उनका क्षेत्रीय वितरण किस किस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। फिर उनका भूवैज्ञानिक संगठन, यानी वो कितनी मात्रा में और कितने वहाँ पर उपयोगी हमारे लिए हैं। और उसके अतिरिक्त पर्यावरण संतुलन, यानी उनको उपयोग में लेने पर पर्यावरण और मानव विकास का जो संबंध है वो कितना बन रहा है, या मानवीय विकास उस संसाधन के उपयोग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बारे में संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। दूसरी परिभाषा है संसाधन भूगोल के लेखक डॉक्टर एस.डी. कौशिक। इन्होंने संसाधन भूगोल पर पुस्तक भी लिखी है। इसमें ये कहते हैं कि संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय भिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उद्योग प्रतिरूपों एवं कारकों का विज्ञान है। यानी संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले तो पृथ्वी तल पर मानव संसाधन, यानी कितने व्यक्ति किस क्षेत्र में रहते हैं, यानी जनसंख्या। तो सबसे पहले तो हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। फिर उस जनसंख्या की विशेषताएं, यानी वो जनसंख्या ज़्यादा है तो क्यों है, उस एरिया में जनसंख्या कम है तो क्यों है, वहाँ की जनसंख्या कैसी है, आदिम संस्कृति वाली है, विकसित संस्कृति वाली है। फिर वहाँ की जनसंख्या का जो वितरण है स्थानीय आधार पर वो किस तरह से है। कई स्थानों पे आप देखेंगे कि जनसंख्या केवल हजारों किलोमीटर वाले एरिया में कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पर जनसंख्या रहती है और बाकी जगह खाली पड़ी है। ऐसा मरुस्थलीय इलाकों में होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है, दूर दूर घर बने होते हैं, क्योंकि जनसंख्या का जो जमाव है वो प्राकृतिक स्थितियां अनुकूल मिलने पर ही होता है। तो स्थानिक वितरण, फिर उनका जनसंख्या का आपका उपयोग, जनसंख्या कितना प्राकृतिक वातावरण के साथ उपयोग, प्रतिरूप और कारक, ये संसाधन भूगोल में हम अध्ययन करते हैं।
अब इसके बाद BS नेगी, इन्होंने भी संसाधन भूगोल पर पुस्तक लिखी है और इन्होंने कहा है कि संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर फैले संसाधनों के वितरण, उनके उपभोग, उनकी उपयोगिता एवं संरक्षण के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी तत्व उत्पादन एवं उपयोगिता में सहायक होते हैं, उनके वितरण का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी वही हो गया कि पहले तो विश्व में कहाँ कहाँ संसाधनों का वितरण है। इसमें संसाधनों से तात्पर्य आप केवल खनिज से न लगाइए। संसाधन तो जल भी है, संसाधन वनस्पति भी है, संसाधन मानव भी है। तो सभी प्रकार के संसाधन जो विश्व में फैले हुए हैं, उनका सबसे पहले तो किस तरह से उपभोग किया जा रहा है। यानी यदि जनसंख्या भी है तो अधिक जनसंख्या का उपभोग वह देश किस तरह से कर रहा है। वहाँ मानव श्रम सस्ता होने के कारण क्या जनसंख्या उत्पादक जनसंख्या है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है या बच्चों की संख्या ज़्यादा है, या कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चीन में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो चीन ने विश्व के बाजार पर सबसे सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करवाकर एक तरह से कब्जा किया। वो कैसे किया? क्योंकि वहाँ मानव बहुत ज़्यादा है, तो मानव श्रम सबसे सस्ता उनको उपलब्ध है। इसलिए उन्होंने अपने जो सामान बनाए वो क्वालिटी में बेहतर ना बनाकर उसको कीमत में सबसे ज़्यादा सस्ता बनाया और बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया और इतने सस्ते दामों में उसको बाज़ार में बेचा कि प्रत्येक व्यक्ति की अप्रोच में वो सामान आ गया और हर व्यक्ति ने उसको सस्ता होने के कारण खरीदा और चीन का व्यापार में बहुत अधिक मुनाफा हुआ। तो ये है आपकी जनसंख्या का उपभोग किस तरह से किया गया। मतलब उन्होंने अपनी जनसंख्या को उपयोगी बना लिया अपने देश के लिए। अब आप अपने संसाधनों का संरक्षण भी कैसे करते हैं, इसके विभिन्न तरीकों को भी हम संसाधन भूगोल में पढ़ेंगे। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत जितने भी आर्थिक क्रियाओं के तत्व हैं, चाहे वो उत्पादन हो, उपयोगिता हो, वितरण हो, इन सब का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों ये स्लाइड थोड़ा सा अटक गई है, तो इसमें लेखक के अनुसार जो परिभाषा थी मैं आपको इसको फिर से दे दूंगी। मुझे समझ में नहीं आया इसको कैसे हुआ, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। संसाधन भूगोल को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात, अज्ञात, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज, उद्भव, वितरण और इसमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता, उपयोग प्रतिरूपों तथा संरक्षण का अध्ययन करता है। यानी संसाधन भूगोल में
हम जितने भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं, पहले तो हम उनकी खोज करते हैं, फिर उनका उद्भव कैसे हुआ, यानी वो किस तरह से हमें पता लगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं तो वितरण को हम पढ़ते हैं। फिर वहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उनमें क्या विशेषताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इसको हम पढ़ते हैं। किस रूप में वो हमें उपलब्ध हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, और उनको उपयोग में लेने के पश्चात भी किस तरह से संरक्षित रखा जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसका अध्ययन भी हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अर्थात वर्तमान में संसाधन भूगोल में न केवल जो संसाधन हमें मालूम चल गए हैं उनका ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि वो संसाधन भी हम पढ़ते हैं जिनकी खोज, जिन अज्ञात संसाधनों की खोज हम कर रहे हैं, और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग प्रतिरूप को भी मद्देनज़र रखा जाता है, और उनके संरक्षण एवं विकल्प तलाशने की रणनीतियों को भी महत्व दिया जाता है। यानी केवल हम यही नहीं पढ़ते कि हमें क्या मिल चुका है, यानी संसाधनों में जैसे कि कोई भी संसाधन है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों में आपके बहुमूल्य संसाधनों में खनिज हैं, तो खनिजों में हम सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे कि हमें कितने खनिज कितनी मात्रा में मिल चुके हैं, हमें अभी और भविष्य के लिए और अधिक संसाधनों की खोज हमारी जारी है, और इसी के अंतर्गत हम उन सभी एरियाज़ में तलाश करते हैं जहाँ पर अभी तक संसाधन हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ है, उन्हें भविष्य के भंडार के रूप में हम लोगों ने संरक्षित देख लिया है, लेकिन अभी हम इतने तकनीक विकसित नहीं कर पाए हैं कि उन क्षेत्रों में हम संसाधनों का उपयोग कर सकें। फिर उन उपयोग के बाद जो प्रतिरूप बनता है उसको भी देखा जाता है। फिर अधिक उपयोग के बाद भी उनको किस तरह से बचाया जा सके, कुछ अन्य विकल्प ढूंढे जाएं ताकि वो संरक्षित किया जा सके, वो संसाधन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पेट्रोल सीमित अवस्था में है। दिनों दिन आप लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे पेट्रोल चूँकि एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, तो अब इसका विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, और इसका विकल्प बिजली वाली गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स आ गए हैं मार्केट में, और उनको लेने के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है पेट्रोल के दाम देखते हुए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो दौर आएगा वो शायद पर्यावरण की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और संसाधन का संरक्षण की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी होगा। प्रारंभ में ऊर्जा संसाधनों में केवल कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का ही विदोहन होता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का भी विकास किया गया। इस दृष्टि में संसाधन भूगोल में मानव जाति के भावी जीवन के लिए संसाधन उपलब्धता बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण एवं विकास को भी महत्व मिला है। यानी संसाधन भूगोल में हम केवल संसाधनों का उपयोग नहीं पढ़ेंगे, हम केवल संसाधनों का भंडार नहीं पढ़ेंगे,
हम केवल संसाधनों का प्रतिरूप नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम उसके संरक्षण के लिए किए गए उपायों को भी अध्ययन करेंगे, ताकि प्रत्येक बहुमूल्य और कम मात्रा में उपलब्ध जो संसाधन हैं वो हम भविष्य के लिए संरक्षित कर सकें और आने वाले जीवन को, आने वाली पीढ़ियों को हम वो संसाधन संरक्षित रूप में उन्हें सौंप सकें। सारा संसाधन केवल वर्तमान के लिए ही नहीं होना चाहिए, हमेशा भविष्य के लिए उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। तो संसाधन भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसके अंतर्गत हम संसाधनों का वितरण, प्रतिरूप, उपलब्धता, उपयोग और संरक्षण सभी का अध्ययन करते हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों को संसाधन की परिभाषा समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोग इसको देखिए। और एक ये जो स्लाइड अटक गई है इसको मैं आपको, इसमें यही था जो लास्ट में मैंने आपको बोला कि संसाधन भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिभाषा के तहत जो लेखक थे, जिस पुस्तक में से मैंने आपके इस मैटर को लिया है, उस पुस्तक के लेखक के अनुसार यही बात थी कि संसाधन जो हैं, संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम संसाधन के वितरण, प्रतिरूप, स्थानिक विभिन्नता, जमाव, उपलब्धता, उपयोग के साथ साथ संरक्षण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।